Hello, dear friends and students. Welcome to Wow Education. Dear all, life is precious, so is your job and career also. A good start will always lead you to a good goal. So, keeping this in mind, here I have brought you the MCQ practice series based on NCRT books. You may or may not aware that maximum questions are framed from NCRT class 6 to 12 books. So, I am wishing you all the best for your all upcoming examination. In today's series, we will cover class 6 geography, all important questions. So let us start. It is lesson number 1, lesson 1 Earth in the solar system, and question number 1 is full moon, जिसको हिंदी में पूर्णिमा भी बोला जाता है, इज सीन डैश इन अ मंथ, तो उसको आप वंस इन अ मंथ देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है द न्यू मून या अमावस्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं अकर्स अ डैश लेटर. इट अकर्स फोर्थ नाइट लेटर. फोर्थ नाइट का मतलब 15 डेज. जैसे ही पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के 15 डेज के बाद आप अमावस्या को विटनेस कर सकते हैं. द सन मून एंड ऑल शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर नोन एज, जिनके उनको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ या उनको हेवनली बॉडीज़ भी बोल सकते हैं. तो हेवन यानी स्वर्ग में यानी स्काई में दिखने वाली सारी चीज़ों को हम हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं. डैश आर मेड ऑफ गैसेज एंड हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. अपनी हीट होती है और अपना लाइट होता है. वो कौन होते हैं? वो स्टार्स होते हैं. उनकी खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है. रात में आप स्टार्स को चमकते हुए देख सकते हैं, बट डे में यू कैन नॉट सी द स्टार्स जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन. द सन इज अ स्टार, ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू. सन एक स्टार है. वो इतना ब्राइट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सन हमारे अर्थ के बहुत नज़दीक है और बाकी स्टार्स दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम आर अर्थ. दैट्स वाई वी कैन नॉट सी देम सो क्लोजली. वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड. स्काई में कभी कभी अगर आप रात को देखते हो, जब अर्थ पे लाइट कम होती है तब उस दिन जो है आपको स्काई बहुत ब्राइट दिखाई देती है. बट आजकल जो है हर किसी के शहर में, कस्बों में स्ट्रीट लाइट्स बहुत ज़्यादा ब्राइट होती हैं, तो उस कारण से वी कैन नॉट सी आर स्काई वेरी क्लियर. तो जिस दिन पूरे कॉलोनी की अगर लाइट चली जाती है तो उस दिन आप छत पे खड़े होकर अपने स्काई को देखोगे तो आपको सारे स्टार्स बहुत ही अच्छे से ब्राइटली दिखाई देते हैं. पहाड़ों में स्टार्स और ज़्यादा साफ सुथरे और नज़दीक से दिखाई देते हैं. तो कभी कभी आप रात को सोए सोए और या फिर कभी ऊपर की तरफ देखते हो तो कुछ भी पैटर्न बना लेते हो स्टार्स के. तो कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनको एस्ट्रोनॉमर ने कुछ कुछ नाम दे रखे हैं. तो इन पैटर्न्स को वी कॉल देम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं. उर्सा मेजर, बिग बेयर, सप्तऋषि, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टिलेशंस. द मोस्ट ईजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज, जिसको बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं, वो है स्मॉल बेयर और सप्तऋषि. सप्त का मतलब 7 होता है, ऋषि का मतलब सेजेस होता है. तो 7 स्टार्स का ग्रुप है. थोड़ा सा वो स्पून की शेप का बना रहता है. आप थोड़ा सा उसको गूगल करेंगे तो यू विल फाइंड इट. और रात में जो सबसे ज़्यादा ईजिली दिखता है वो यही सप्तऋषि है. मैं तो सबसे पहले उसको ही ढूंढती हूँ, एंड दैट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड इट आउट. अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार इज कॉल्ड अगेन सप्तऋषि. उसको इंग्लिश में स्मॉल बेयर बोलते हैं. वैसे दोनों का कोई लेना देना ही नहीं हो रहा है नाम में. हिंदी में हम उसको सप्तऋषि और इंग्लिश में स्मॉल बेयर बोला जाता है. उसको कॉन्स्टिलेशन है. वो कॉन्स्टिलेशन का मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स जब वो पैटर्न बनाते हैं, कुछ शेप बनाते हैं. Which star was used to determine directions during the night in the ancient times? Ancient times में उन लोगों के पास, बेचारों के पास जो आजकल के जैसे मेट्रोलॉजिकल गैजेट्स हैं वो तो होते नहीं थे. तो उस समय के लोग जो है डायरेक्शन का कैसे पता लगाते थे? जैसे सपोज करो समुद्र के बीचों बीच पहुंच गए हो, चारों तरफ बिल्कुल वाटर ही वाटर हो, तो उस समय उनको डायरेक्शन कैसे पता चलता था? डायरेक्शन बताने के लिए पोल स्टार होता है. पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है. तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ वो फेस करके पूरे डायरेक्शन का पता लगा लेते थे कि एक्चुअली विच डायरेक्शन दे आर लीडिंग टू, किस तरफ जा रहे हैं. सेलेस्टियल बॉडीज विदाउट देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड. जिनकी खुद की लाइट भी नहीं होती, खुद की हीट भी नहीं होती, उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम बोलते हैं प्लैनेट्स. जैसे अर्थ है, अर्थ का अपना कोई लाइट नहीं है. अगर सन नहीं आएगा जिस दिन तो अर्थ में अंधेरा हो जाएगा. अर्थ की अपनी कोई हीट भी नहीं है. इफ़ विल नॉट हैव सन, तो हमारी पृथ्वी में कोई गर्मी भी नहीं होगी. पूरा जो प्लैनेट है अर्थ वो बहुत कूल और कोल्ड हो जाएगा. टू मच कोल्ड ही हो जाएगा. प्लैनेट वर्ड कम फ्रॉम विच लैंग्वेज. जो प्लैनेट वर्ड है एस्ट्रोनॉमर ने वो कहाँ से लिया है? ये ग्रीक वर्ड है. ग्रीक में प्लैंटाई बोलते हैं एक वर्ड. तो प्लैंटाई का मतलब होता है वेंडरर्स. वेंडरर्स का मतलब जो घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं. तो जैसे प्लैनेट्स हैं वो एक जगह पे नहीं टिकते हैं, सन तो एक जगह पे टिका रहता है, बट जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ गोल 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 घूमते रहते हैं. इसीलिए उनको प्लैंटाई वर्ड से प्लैनेट वर्ड नाम दिया गया.
अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम ओबियसली सन, क्योंकि सन हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक का स्टार है. विच इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ टू आर अर्थ, फिर से इसका आंसर सन होगा. हेवनली बॉडीज विच मूव अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉल्ड. अब देखो सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, बट प्लैनेट के चारों तरफ भी कुछ बॉडीज घूमती हैं, तो उन बॉडीज को हम बोलते हैं सैटेलाइट्स. नेम वन सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, उसको हम मून बोलते हैं. तो किसी किसी प्लैनेट के तो 12 और 14 सैटेलाइट्स भी हैं. सोचो हमारा अर्थ एक मून से इतना सुंदर लगता है, तो 12 मून होते हैं तो हमारी अर्थ और कितनी ब्यूटीफुल लगती है ना. और करवा चौथ के दिन हमको 12 मून को देख के अपना व्रत तोड़ना पड़ता. What is solar system? Solar system consists of planets, satellites, asteroids and meteoroids. तो इन सब से मिलके solar system बनता है. Compare following. Planet orbit around sun और moon. मरकरी जो है एक रेवोल्यूशन 88 डेज में करती है, यानी मरकुरी का एक साल 88 डेज का होता है और इस बेचारे का कोई भी मून नहीं है. उसके बाद वीनस आता है. वीनस एक रेवोल्यूशन को 255 डेज में करता है और इसका भी कोई मून नहीं है. अर्थ एक रेवोल्यूशन को 365 एंड 1/4 डे में करता है और हमारा एक मून है. मार्स 687 डेज में एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करता है. इनका साल 687 डेज का, यानी हमारा ऑलमोस्ट 2 साल के बराबर इनका एक साल है. और इसके पास 2 मून है. 2 मून भी होते हैं हमारे पास तो अच्छा रहता है आई फील. जुपिटर 11 साल और 11 मंथ और 12 डेज में एक साल कंप्लीट करता है. तो इस हिसाब से जो है तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे 100 साल के होंगे तो जुपिटर में जाके हम 11 साल के माने जाएंगे. और इसके 16 मून है. नेक्स्ट है सैटर्न. सैटर्न 29 ईयर्स 5 मंथ्स में एक साल कंप्लीट करता है और इसके 18 मून है. यूरेनस 84 ईयर्स लगाता है, यानी हम जो है वहाँ पर एक साल के होने के हमारी जो लाइफ है वहाँ पर केवल एक साल की होगी. 84 ईयर्स में एक पूरा रेवोल्यूशन, माय गॉड. और इसके 17 मून्स हैं. और लास्ट जो है वो नेपट्यून है. 164 ईयर्स में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है और इसके 8 मून है. तो 2 बेचारे जो प्लैनेट हैं उनके कोई मून नहीं है. 2 प्लैनेट्स के बहुत कम मून है और 4 प्लैनेट्स के बहुत ज़्यादा मून है. रेड आर इनर प्लैनेट. जितने भी रेड हैं 4 हैं रेड, है ना. मरकुरी, वीनस और मार्स, इनको इनर प्लैनेट्स बोले जाते हैं क्योंकि ये सन के बहुत क्लोज हैं. और जितने भी ब्लैक वर्ड्स हैं, ब्लैक प्लैनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं क्योंकि वो सन से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं. एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स. ये जो चारों प्लैनेट्स हैं ये गैस और लिक्विड के बने हुए हैं. वेरेस ये जो 4 रेड प्लैनेट्स हैं ये रॉक्स के बने हुए हैं. इनमें पूरा रॉक ही रॉक है. हमारी अर्थ भी तो पूरी सॉलिड रॉक है. और जो सॉयल होता है, सॉयल भी और रॉक का जो है पिसा हुआ एक फॉर्म है. तो एज यू कैन सी, इसको लर्न करने का एक ईजी ट्रिक आप लोगों ने अपनी क्लास टाइम में पक्का पढ़ा होगा. माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शो अस नट्स. पहले हम 9 प्लैनेट्स बोलते थे, बट अब प्लूटो को जो है उसको आउटर प्लैनेट बोल दिया गया है. उसको प्लैनेट्स के कैटेगरी से हटा दिया गया है, तो इसलिए प्लूटो आउट हो गया है बेचारा. अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो बस इतने ही प्लैनेट रह गए. ये पी नहीं है, पी गलती से टाइप हो गया है, तो दिस पी विल नॉट बी इंक्लूडेड. सो वी हैव ओनली दिस मैनी प्लैनेट्स. मरकरी देखिए बहुत नज़दीक है. जो आगे के आपको 4 प्लैनेट दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये बिल्कुल अर्थ के बराबर बराबर के ही प्लैनेट्स हैं. बट उसके बाद जो है आपको जुपिटर दिखाई दे रहा है, सैटर्न दिखाई दे रहा है, यूरेनस और नेपच्यून यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो थोड़े से बाहर हो गए हैं. तो वो बहुत ह्यूज प्लैनेट हैं. जुपिटर एंड सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम विच आर एक्चुअली बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज. अब देखो आप, जुपिटर के भी चारों तरफ कुछ रिंग है, सैटर्न के भी चारों तरफ कुछ रिंग है, तो बड़ी अच्छी शेप आ रही है. ऐसा लग रहा है ये अपने चारों तरफ कुछ फ्रॉक लगा के नाच रहा हो. एक्चुअली ये जो रिंग्स हैं, ये रिंग जो है ये डेब्रीज हैं. डेब्रीज का मतलब कुछ प्लैनेट्स टूटे होंगे तो उसका जो मलबा है ना, तो क्या होता है हेवन में तो, या फिर जो अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ नीचे तो गिरती नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. तो जिस पोजीशन पे, जिस कंडीशन में वो गोल गोल घूमती रहती है, तो वो कंटिन्यूसली उसी पोजीशन में घूम रही है. तो ये जो आपको चारों तरफ इनके रिंग दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली वो कचड़ा है, कबाड़ा है.
So we can see all these debris from Earth with the help of a very powerful telescope. I hope कि मुझे भी कभी ये debris जो है telescope से देखने का मौका मिले. I am so fond of heavenly bodies. Next question is soul is a Roman word which means. soul का क्या मतलब होता है? एक Roman word है. Roman का मतलब Italian word है. Sun god, that is why solar means related to the sun. Italian लोग अपने sun god को soul बोलते हैं. तो sun से related जितनी भी चीज़ें हैं उनको ये एस्ट्रोनॉमर ने सोलर सिस्टम की वो दी है, उपाधि दी है. नेक्स्ट है दोज हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स, दे आर नोन एज एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं उनको. जो हेवनली बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, खोजते हैं, तो दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स. हु वाज द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया? हमारे इंडिया में भी बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, तो उनमें से एक है आर्यभट्ट. Who is at the center of the solar system? Obviously sun is at the center of the solar system. आपको पता होना चाहिए एक ही धुरी होती है जिसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स, सारे और सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स ये सब घूमते हैं और इनका सेंटर है सन. What is the ultimate source of heat and light for the solar system? तो ये हमारी जो फैमिली है इसमें बस ये 8 प्लैनेट्स हैं और एक सन है और प्लैनेट्स के जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं. इसके अलावा कुछ एस्टेरॉइड्स भी हैं, कुछ मीटेरॉइड्स भी हैं जिनके बारे में विल रीड लेटर ऑन. तो हम सब के लिए जो है सोर्स ऑफ हीट और लाइट कौन है? वो सन है. जैसे ठंड के टाइम पे आप लोग का सोर्स ऑफ लाइट आपके रूम के अंदर के एसी होते हैं, हीटर होते हैं, ब्लोअर होते हैं, आप उनके चारों तरफ बैठ के उनकी एनर्जी लेते हो, हीट लेते हो, हीट से आपकी बॉडी में एनर्जी आती है. तो सिमिलरली सन की हीट से हमारी अर्थ के अंदर भी एनर्जी क्रिएट होती है. वाई डोंट वी फील एक्सट्रीम हीट ऑफ सन? सन इतना बड़ा है और इतना हॉट है, फिर भी हमको इसकी जो हीट है फील क्यों नहीं होती? अगर हम हीटर के पास बहुत ज़्यादा नज़दीक बैठ जाते हैं, चूल्हे के पास बहुत नज़दीक बैठ जाते हैं, तो हम उछल के थोड़ा सा और दूर चले जाते हैं ना, क्योंकि वो इतना गर्म होता है. बट हम सन से उछल के दूर क्यों नहीं जाते हैं? बिकॉज वी ऑलरेडी आर फार अवे फ्रॉम द सन. हम ऑलरेडी सन से इतना दूर हैं कि हमको उछल के और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज द सन इज़ 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. और ये एक परफेक्ट डिस्टेंस है. देखिए ये सन है, ये अर्थ है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो परफेक्ट है. इसीलिए क्या है, अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल हुई. अदरवाइज तो आप देखो मरकरी बेचारा कितना नज़दीक है सन के, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होती होंगी वो जल जाती होंगी. उसके पास वीनस है, वीनस भी बहुत नज़दीक है अर्थ सन के, तो उसके अंदर भी कुछ भी चीज़ें उगती होंगी तो वो जल जाती होंगी. अर्थ के बाद मार्स आता है. तो कभी कभी जो साइंटिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉमर होते हैं, वो ये वो कर रहे हैं ना, फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या मार्स में, अर्थ के बाद जो है मार्स में लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है. क्योंकि अर्थ को तो लोगों ने ऑलरेडी जो है ख़राब कर चुके हैं, यहाँ की ब्यूटी को है ना र्यून कर चुके हैं. अब मार्स पर भी जो है वो अपनी गंदगी फैलाने के लिए रेडी हैं. Next question is the elongated path around the sun in which planets move are called orbit. Orbit क्या होता है? ये देखिए, ये जो गोल गोल पाथ है, एक्चुअली ये पाथ ऐसे है नहीं है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया गया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. तो ये जो ऑर्बिटल पाथ है जिसमें कंटिन्यूसली ये सारे प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन? वीनस है. ये देखिए कहाँ गया, ये रहा वीनस जो है, और अर्थ की जो शेप है और जो साइज़ है ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसीलिए वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट बोला जाता है. विच प्लैनेट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द सोलर फैमिली इन 2006 एंड नोन एज अ ड्वार्फ प्लैनेट? अब उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया. मैंने आपको पहले बता दिया था, इट इज़ प्लूटो. नाउ प्लूटो इज़ नो मोर अ प्लैनेट. वाई अर्थ शेप इज़ कॉल्ड अ जियोइड? अर्थ की शेप को, जैसे हम बोलते हैं अगर हम प्लेट देखते हैं तो प्लेट को हम सर्कुलर बोलते हैं ना, कोई बॉक्स देखते हैं तो बॉक्स या तो रेक्टेंगुलर होता है या फिर स्क्वायर शेप का होता है. बट अर्थ को ना हम सर्कुलर बोलते हैं ना उसको गोल बोलते हैं. तो उसकी जो शेप है उस शेप को हम जियोइड शेप बोलते हैं. बताइए जियोइड शेप क्या होती है? जियोइड शेप है बिकॉज द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द जियोइड शेप. यहाँ देखिए, जो ऊपर का पोल है नॉर्थ पोल और जो नीचे का पोल है साउथ पोल, यहाँ पे ये अर्थ जो है थोड़ी सी फ्लैट है, थोड़ा सा ऐसा लगता है दबा हुआ है. जैसे आपने संतरा देखा है ना, ऑरेंज वैसे तो गोल है बट ऊपर से, टॉप से और बॉटम से हल्का सा फ्लैट है. तो आप सोच लीजिए बिल्कुल अर्थ की शेप भी ऑरेंज के जैसी है. और इस शेप को वी कॉल इट, क्योंकि ये सर्कुलर नहीं है ना, सर्कुलर होती तो पूरा ऊपर से भी गोल ही होता है, बट ऊपर और बॉटम में फ्लैट है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड जियोइड शेप ऑफ द
अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। वेरियस रीजन, आप सबको पता ही है, बहुत सारे रीजन्स हैं। बिकॉज इट इज़ नीदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है। अर्थ के आगे के प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा हॉट हैं, अर्थ के पीछे के प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, इसीलिए वो यूनिक प्लैनेट्स नहीं है। नेक्स्ट है इट हैज़ वाटर, एयर एंड ऑक्सीजन, है ना। अर्थ में ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें वाटर, एयर और ऑक्सीजन मिलती है, जो बाकी किसी भी प्लैनेट में अभी तक खोजा नहीं गया है। तो ये तीनों चीज़ें ह्यूमन बीइंग के लिए हो, प्लांट्स के लिए हो, एनिमल्स के लिए हो, तीनों किंगडम्स के लिए जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट? बिकॉज 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, यानी 70%, मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशियन। वट इज़ द डायमीटर ऑफ द मून? मून का डायमीटर क्या है? इट इज़ 1/4 दैट ऑफ अ अर्थ। हमारी अर्थ का जो चौथा हिस्सा लगा लो आप, तो उतनी बड़ी जो शेप और साइज है वो मून का है। वाई डज मून अपीयर बिगर देन सन? प्लीज़ इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे गलत स्पेलिंग हो रखी है। वाई डज मून अपीयर बिगर देन सन? अब जब हम देखते हैं दिन में या रात में, मून दिन में कभी कभी दिखता है सुबह और शाम के टाइम पे, बट रात को क्लियर दिखता है, तो उसका शेप जो है सन से बड़ा क्यों दिखाई देता है? बिकॉज इट इज़ नियरर टू आर अर्थ। सन तो बहुत दूर है, बट जो मून है, मून पे तो लोग जा भी पाए हैं ना, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मून पे लैंड भी करके आ चुके हैं। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस में नज़दीक होगा हमसे, हम उस पे जाके लैंड कर सकते हैं, बट सन को वी कैन नॉट रीच देयर एनी मोर। रीच भी करके क्या करना है वहाँ पे जाके, है ना, जल के कोयला थोड़ी ना बनना है इतने हॉट स्टार के ऊपर लैंड करके। हाउ मच टाइम मून टेक्स टू मूव अराउंड द अर्थ? जैसे हमारी अर्थ जो है सन के चारों तरफ 24 आवर्स में 365 डेज में घूमती है, तो मून हमारे अर्थ के चारों तरफ कितने टाइम में घूम लेता है? दैट इज 27 डेज। वट इज द स्पीड ऑफ लाइट? दिस इज 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 8 मिनट लगते हैं सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में। तो 1 मिनट में देखिए 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कितनी फास्ट डिस्टेंस, मतलब कितनी फास्ट स्पीड है सन के लाइट की। हम लोग जो मेट्रो में ट्रेवल करते हैं या फिर जो अभी बुलेट ट्रेन आने वाली है उसमें ट्रेवल करेंगे, तो वो बोलती है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी, है ना। बट इतने तेज़ स्पीड से दौड़ के, बाप रे, हम तो जो है हज़ारों बार अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट सकते हैं। सो इट टेक्स सनलाइट टू रीच अर्थ 8 मिनट्स। Who was the first man to step on the moon? He was Neil Armstrong of USA. वैसे तो 2 लोग गए थे, यूरी गागरिन भी गए थे रशिया के, बट जब नीचे उतरने की बारी होती है तो वो मेरे ख्याल से हल्का सा झिझक गए थे। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने फर्स्ट टाइम जो है मून के सरफेस में अपना स्टेप रखा था, और जो आदमी सबसे पहले कोई काम करता है तो ऑब्वियसली वही हिस्ट्री बनाता है। ऑल्दो गए तो दोनों गए थे, साथ ही थे। वट आर ह्यूमन मेड सैटेलाइट? ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होते हैं? इट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। एक जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं जो नेचर ने रेडीमेडली बना रखा है, बट कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो नासा बनाती है, इंडिया के अंदर इसरो बनाती है, वो ये हैं। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं, इनका भी एक अपना एक ऑर्बिट होता है। तो ये क्या करते हैं, एक जगह से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को दूसरे कंट्री के, दूसरे मतलब ग्लोब के दूसरी कंट्री में ये लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो अगर ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट ना हो तो आप भी हमारा यूट्यूब चैनल नहीं देख सकेंगे। सो दे आर वेरी कंपल्सरी एंड नेसेसरी। अब तो जो है रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो चौथी बेसिक नीड हो गई है ह्यूमन बीइंग की, वो हो गई है इंटरनेट। Next question is what are asteroids? Numerous tiny bodies which move around the sun and found between Mars and Jupiter are called asteroids. Largest asteroid is Ceres. तो आप देखिए, साइंटिस्ट से दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट दैट एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। एज यू कैन सी, देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में आपको कुछ डेब्रीज दिखाई देती हैं। ये भी एक्चुअली किसी टूटे हुए प्लैनेट का ही कचड़ा है या फिर मलबा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कंटिन्यूसली प्लैनेट के साथ साथ घूम रहा है, और ये बहुत फास्ट स्पीड में घूमता है, तो ये इनको एस्टेरॉइड बोला जाता है।
Next question is, what are meteoroids? Meteoroids are small pieces of rocks which move around the sun, are called meteoroids. Sometimes they come near the earth and tend to drop in on it. It causes flash of light and may create a hollow on earth. कभी कभी ये जो meteoroids हैं अर्थ के इतने पास आ जाते हैं कि अर्थ के ऊपर ही गिर जाते हैं. कभी कभी तो ये छोटे होते हैं बट कभी कभी ये बहुत बड़े शेप में होते हैं, तो अर्थ के ऊपर जहाँ पर भी ये गिरते हैं बहुत बड़ा एक होल बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं. तो दीज आर नोन एज मीटेरॉइड्स. ये सन के आसपास ही घूमते हैं, इसीलिए सन की हीट से पत्थर बिल्कुल जलने वाले, बिल्कुल सॉलिड और बर्निंग रॉक्स बन जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज गैलेक्सी? इट इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस. ये देखिए, बहुत बिलियन का मतलब मिलियन भी नहीं है, है ना, बिलियंस बोल रहे हैं वो, तो 1 बिलियन भी नहीं है. कितने बिलियंस होंगे हम लोग तो केवल अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो अनलिमिटेड है, उसका कोई एंड भी नहीं है, उसका कोई बिगिनिंग भी नहीं है. तो ऐसे ही बिलियंस ऑफ स्टार जब एक जगह पे इकट्ठा, तो नहीं मतलब एक जगह पे एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, तो ऐसे ही ह्यूज सिस्टम्स को हम गैलेक्सी बोलते हैं. तो हमारी अर्थ भी एक गैलेक्सी का हिस्सा है और उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे. और यूनिवर्स में एक गैलेक्सी नहीं, 2 गैलेक्सी नहीं, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज़ हैं. हम तो एक गैलेक्सी को भी पूरी तरह से जान नहीं पाते हैं. अपने सोलर सिस्टम के बहुत सारे प्लैनेट्स को ही स्टिल हम लोग जो है ना उनको एक्सप्लोर कर पाए हैं, ना वहाँ पे जा पाए हैं. तो सोचिए, एक गैलेक्सी में जाना, फिर गैलेक्सी के बाद यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना, तो बहुत ही मतलब रहस्यमय है, जो आप बोल सकते हो हमारा यूनिवर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गैलेक्सी दैट वी आर पार्ट ऑफ? हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी. हिंदी में उसको आकाश गंगा भी बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द. हमने पहले पढ़ चुके हैं, पुराने टाइम पे जब लोगों के पास कोई डिवाइस नहीं होता था शिप में सेल करने के लिए, तो वो लोग अपने डायरेक्शन का कैसे पता लगाते थे बेचारे? तो वो लोग पोल स्टार को देखते थे, और पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बताता है. नेक्स्ट लेसन इज ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. व्हाट, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ ग्लोब? तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक मॉडल होता है अर्थ का, बिल्कुल अर्थ के जैसे ही होता है. उसका शेप भले ही छोटा होगा बट साइज और डिज़ाइन बिल्कुल अर्थ के जैसा होता है. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लोब्स? ग्लोब्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं? कुछ पॉकेट ग्लोब्स होते हैं और कुछ बलून ग्लोब्स होते हैं, जिनमें बलून के ऊपर ग्लोब की पूरे कंट्रीज़ बने रहते हैं. तो आप उनको फुलाओगे तो बच्चों को आप जो है मॉडल दिखा सकते हो. कुछ बिग ग्लोब्स होते हैं. डिफाइन वेरियस पार्ट्स ऑफ ग्लोब. ये ग्लोब है, देखिए, ये इसको एक्सिस बोलते हैं. ये थोड़ा सा आगे आ गया, एक्चुअली इसको यहाँ पे होना चाहिए. एक्सिस का मतलब इसके बीच का जो हिस्सा है ग्लोब का, दैट इज़ एक्सिस. और अर्थ को 2 भागों में जो बांट रहा है, दैट इज़ इक्वेटर. ये एक लाइन होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन बोली जाती है. ये सारी जो लाइन्स हैं इमेजिनरी लाइन्स हैं. ये एक्चुअली अर्थ के ऊपर आपको ऐसी कोई लाइन दिखेगी नहीं, बट इमेजिनरी. दीज लाइन्स आर मेड बाय जियोग्राफिकल स्टडीज़, फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन लैटिट्यूड. इस लैटिट्यूड को डिफाइन करो. ये लैटिट्यूड क्यों बनाए जाते हैं? ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स. ये देखिए, ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, और ऊपर का अर्थ के बीचों बीच में इक्वेटर होता है 0 डिग्री. तो इक्वेटर जो होता है हमारी अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है. और अर्थ से लेके ऊपर नॉर्थ पोल तक जितनी भी सीधी सीधी लेटी हुई लाइन जा रही हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. इनका जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री में लिया जाता है. नॉर्थ पोल का जो लैटिट्यूड है उसका मेजरमेंट 90 डिग्री नॉर्थ है. इक्वेटर का जो लैटिट्यूड है उसका मेजरमेंट 0 डिग्री एन है. तो 90 लैटिट्यूड्स नॉर्थ पोल में है. सिमिलरली 90 लैटिट्यूड साउथ पोल में है. टोटल 90 + 90 कितने हो गए? 180 लैटिट्यूड्स हैं हमारे अर्थ पर. डिफाइन वेरियस हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. हीट जोन्स कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, सबसे पहले है जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटर के 23 डिग्री ऊपर तक और 23 डिग्री नीचे तक का जो एरिया होता है उसको टॉरिड जोन बोलते हैं. उसके बाद 23.5 से 66.5 डिग्री ऊपर, ऊपर का मतलब नॉर्थ, नीचे, नीचे का मतलब साउथ हेमिस्फीयर. तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको लाइट येलो कलर का, लाइट पीच कलर का, ये बोला जाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, और इसको साउथ टेम्परेट जोन. उसके बाद का जो ब्लू पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, पर्पल पोर्शन, इसको बोलते हैं हम फ्रीजिड जोन. सिमिलरली ये साउथ का फ्रीजिड जोन है, ये नॉर्थ का फ्रीजिड जोन है.
है ना। फ्रीज का मतलब ये एरिया बहुत ठंडा रहता है, ये एरिया बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर रहता है, और ये एरिया बहुत ज़्यादा हीट वाला रहता है। क्यों? क्योंकि जो सन की जो डायरेक्ट लाइट है वो इस एरिया के ऊपर पड़ती है। तो जो भी चीज़ नज़दीक होगी तो वहाँ पे क्या होगी, गर्मी ज़्यादा लगेगी। हम अगर चूल्हे के ज़्यादा नज़दीक बैठते हैं, हीटर के ज़्यादा नज़दीक बैठते हैं, तो जो सबसे आगे बैठा रहता है बंदा उसको ज़्यादा गर्मी लगती है, और जो हीटर के तीसरे या चौथे नंबर पे बैठा रहता है उसको सबसे कम गर्मी लगती है ना, उसको ठंडा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे सनलाइट जो है, सनरेज जो है बहुत दूर से पहुँचती हैं, इसलिए दीज एरियाज आर कोल्ड। डिफाइन लॉन्गिट्यूड्स, जैसे हमने लैटिट्यूड पढ़ा, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइंस थी, ऐसे ही जितनी भी खड़ी लाइंस हैं, स्टैंडिंग लाइंस हैं, दे ऑल आर नोन एज लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का जो साइज है वो छोटा बड़ा था, ये देखिए, ये जो इक्वेटर वाला लैटिट्यूड है ये सबसे बड़े साइज का होगा। फिर अर्थ देखो ऐसे स्लैंटिंग हो रही है ना, तो ऐसे ही लैटिट्यूड का जो साइज है वो भी घटता जाएगा। सबसे छोटा लैटिट्यूड ये वाला रहेगा, और सबसे बड़ा वाला लैटिट्यूड इक्वेटर का रहेगा। बट जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड में सबका शेप बराबर ही होगा, क्योंकि देखिए अगर हम ऐसे करके इनको ड्रॉ कर रहे हैं तो पूरा अर्थ तो एक बॉल के जैसा है। आप लोग बॉल देखते होंगे ना, जो 2 कलर का आता है, रेड और येलो कलर का, बहुत सुंदर लगता है वो खेलने के लिए। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो बच्चों के लिए एक छोटी सी बॉल लेके आते हैं ना प्लास्टिक की, तो उसमें जो लाइन्स रहती हैं वो सारी लाइन्स का मेज़र करेंगे आप तो सारी एक ही मेजरमेंट की रहती हैं। तो दैट्स वाई ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल साइज। और टोटल हमारे पास कितने मेरिडियंस हैं, इनको मेरिडियंस भी बोलते हैं या लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। हमारे पास 360 मेरिडियंस हैं। अगर हम 0 डिग्री मेरिडियन से स्टार्ट करेंगे तो 180 ईस्ट की साइड है और 180 वेस्ट अर्थ के साइड है। तो टोटल 180 180 360 हो गए। नेक्स्ट इसकी क्या इंपॉर्टेंट बात है, प्राइम मेरिडियन जो है, जो 0 डिग्री से पास होती है, वो कौन सी जगह से पास होती है? ग्रीनविच इंग्लैंड से पास होती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी विच कम्स इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशंस। सो प्राइम मेरिडियन इट passes through Greenwich, that is the name of the place, and the country is England. प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। जैसे इक्वेटर जो है अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती थी, तो सिमिलरली जो 0 डिग्री मेरिडियन है वो भी अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है। ईच लॉन्गिट्यूड डिनोट्स 4 मिनट टाइम डिफरेंस। एक सन को जो है, सॉरी सन तो कहीं मूव नहीं करता, सपोज करो सन यहाँ पर है, ये सन है, राइट। तो अर्थ हमारा मूव कर रहा है ना, अर्थ रोटेट कर रहा है। तो सपोज करो अभी अर्थ के सन के सनलाइट इस वाले मेरिडियन के ऊपर है, तो अब अर्थ धीरे 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 करके मूव कर रहा है। तो जब तक ये लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड अर्थ के इस रेज के पास आएगा तब तक 4 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब जो है अगर यहाँ पर 12:04 पे सन रेज यहाँ पे पड़ा है तो इस पर जो है 12:08 पे सन रेज पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे 12:12 पे, फिर यहाँ पे 12:16 पे, यानी सन रेज का एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन में पास होने का जो टाइम है अर्थ का वो है 4 मिनट। ऐसे ही अगर हम 360 मेरिडियन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 24 आवर्स आ जाएंगे। कहने का मतलब अर्थ को पूरा एक मूवमेंट कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ आवर कंट्री। जैसे पूरे वर्ल्ड के लिए तो ग्रीनविच का जो मेरिडियन है ना, ये यूरोप मान लेते हैं, तो यूरोप में यहाँ पर कहीं पर इंग्लैंड है, तो यहाँ से जो मेरिडियन ये सॉरी ये है 0 मेरिडियन, ये 0 मेरिडियन है, ये इंग्लैंड, यहाँ पे इंग्लैंड है कहीं पर, इंग्लैंड से पास हो रही है, इसको 0 मेरिडियन बोलते हैं। यहाँ के टाइम को पूरे वर्ल्ड के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। कहने का मतलब जब ये वाला मेरिडियन सन के पास पहुँचता है तो उस समय जितना टाइम हो रहा होता है उसको 12 बजे, उस समय के टाइम को 12 बजे काउंट करते हैं। तो इसीलिए हम जो है हमारे वहाँ तो जो है सन उस इंग्लैंड से पहले पहुँचेगा ना, तो इसलिए हम, तो जो ये प्लेस है सेंट्रल मेरिडियन, ये ग्रीनविच, ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए प्राइम मेरिडियन है। बट इंडिया के लिए जो प्राइम मेरिडियन है वो है 82.5 ई, उसको IST बोलते हैं। IST मतलब इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। 82 कहाँ पर मिलेगा हमको, ये 80 है और ये 120 है, तो 80 के बाद वाला जो है ये वाला मेरिडियन मेरे ख्याल से हमारी कंट्री के लिए
प्राइम मेरिडियन माना जाएगा, ओके, सेंट्रल मेरिडियन ऑफ आर कंट्री। ये इलाहाबाद के पास से ये पास होता है। तो व्हाट इज द प्राइम मेरिडियन फॉर आर कंट्री? दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 82.5 ईस्ट IST ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेसन चेंज हो गया है, लेसन 3, मोशंस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज रोटेशन? द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन। अब अर्थ अपने ही चारों तरफ घूमती है, पहले तो क्या करती है अर्थ, सन के चारों तरफ घूमती है, तो अर्थ के दो बेचारों के मूवमेंट है ना, हम गोल गोल भी घूम रहे हैं और सिमिलरली हम किसी के चारों तरफ भी घूम रहे हैं, तो ट्विन मूवमेंट्स हैं। तो अर्थ अगर जो है खुद गोल गोल घूमती है तो उसको रोटेशन बोलते हैं, बट अर्थ अगर गोल गोल घूमने के साथ साथ सन के चारों तरफ भी घूम रही है तो दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। रोटेशन छोटा होता है 24 आवर्स में हो जाता है, रेवोल्यूशन बड़ा होता है, वो 365 डेज में होता है। तो ये देखिए, अर्थ अपने चारों तरफ घूमती है तो दैट इज रोटेशन, बट अर्थ अगर सन के चारों तरफ घूमती है तो दैट इज रेवोल्यूशन। उसको एक ईयर में कंप्लीट कर पाता है बेचारा, और ये एक दिन में कंप्लीट करता है। व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन? ऑर्बिटल प्लेन देखिए, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। ये ऑर्बिटल प्लेन है द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। सो दिस विल बी नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। एक्चुअली ये हमारा अर्थ का शेप है, तो जो ऑर्बिटल प्लेन है हमारे अर्थ का एक्सिस, तो ये माना जाना चाहिए ना, बीच की जो लाइन होती है उसको हम ऑर्बिटल प्लेन बोलना चाहिए। बट क्या हुआ, किसी कारण से हमारे अर्थ को किसी चीज़ ने हिट किया होगा करोड़ों साल पहले, तो हमारी अर्थ जो है हल्की सी टेढ़ी हो गई, तो अर्थ का जो है ऑर्बिटल प्लेन ये ही रह गया, बट जो है सेंटर पॉइंट ये हो गया नॉर्थ पोल। ये देख रहे हैं आप, ये है ना, तो हल्का सा टेढ़ा हो गया अर्थ ना अपने ऑर्बिटल प्लेन से 23.5 डिग्री थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इसी डिस्टेंस को हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। बट एक्चुअली जो हमारे अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है इसी को माना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? ये देखिए, अर्थ के एक ही हिस्से में एक टाइम पे लाइट पड़ती है, यानी हाफ हिस्से में, अर्थ के हाफ पोर्शन में लाइट पड़ती है, तो जिस पोर्शन में लाइट पड़ती है उस एरिया को, और जिस पोर्शन में लाइट नहीं पड़ती है उस एरिया को डिवाइड करने वाली एक लाइन होती है, जहाँ से उजाला शुरू होता है और जहाँ से अंधेरा शुरू होता है। तो इस लाइन को, इस सर्कल को वी कॉल इट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन? 365 इन द 1/4 डे। हम लोग वैसे हमेशा जनरली बोलते हैं कि एक साल में जो है 365 दिन होते हैं, बट 1/4 हम कभी नहीं बोलते, क्योंकि आदमी जब 365 एंड 1/4 डे बोलेंगे तो बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है और हमको कन्वीनियंट नहीं होगा। तो इसी कन्वीनियंस को इग्नोर करने के लिए, इसी कन्वीनियंस को पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 साल के बाद, देखो 1/4 1/4 1/4 1/4 को 4 बार जोड़ोगे तो एक दिन हो जाएगा, है ना, 0.25 को 4 बार प्लस करोगे तो एक दिन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चौथे साल में एक डे बढ़ा देते हैं। फरवरी में हम जो है 28 डे को 29 डे का नहीं कर देते हैं, है ना, तो उस साल को हम लीप ईयर बोलते हैं। अगर हम ये एक डे नहीं जोड़ेंगे तो हमारा पूरा जो है ईयर्स का काउंटिंग का हिसाब किताब, रेवोल्यूशन, रोटेशन, सारा मेजरमेंट और कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा और हमारे एस्ट्रोनॉमर्स बेचारे ऐसे ही ठगे से रह जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम जब भी साल बोलते हैं तो 365 डेज बोलते हैं, पर एस्ट्रोनॉमर अपना काम कर रहे हैं, वो लोग 1/4 को जो है 1/4 डे को चौथे साल में यानी लीप ईयर में जोड़ देते हैं। तो लीप ईयर में आप लोगों को पता होना चाहिए एक दिन हमेशा ज़्यादा होता है, 366 डेज होते हैं, और जो एक्स्ट्रा एक डे है वो फैब में जोड़ देते हैं। 28 डे का फैब होता है मोस्टली जनरली, बट लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है। हाउ मेनी डेज इन फरवरी इन लीप ईयर? एंड दे आर 29 डेज। और लीप ईयर को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसको 4 से डिवाइड करो। अभी 2022 चल रहा है ना, 4 2 20 नहीं 4 5 20, तो ये भी अभी लीप ईयर नहीं है। जौन सा भी ईयर आपका 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा जीरो बैलेंस के साथ, तो वो ईयर आपका लीप ईयर माना जाएगा। व्हाट आर इक्विनॉक्स एंड सोल्स्टाइस? ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर इक्विनॉक्स एंड सोल्स्टाइस? तो इन दोनों टर्म को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार आप समझ जाएंगे तो यू कैन रिमेंबर दिस फॉर लाइफ लॉन्ग। कुछ मेजरमेंट्स हैं वो एक्चुअली कट हो गए हैं, तो यहाँ पर हम डालते हैं 23 यार, टाइप नहीं हो पा रहा है, 23 सितंबर।
और यहाँ की डेट है 21। ये भी अर्थ बना हुआ था, PDF में ट्रांसफ़र किया तो डिलीट हो गया। तो दिस इज़ 21 दिसंबर। ओके, तो ये इनके मेज़रमेंट है। एक्चुअली ये 23 है यार, कितना गंदा बन रहा है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होते हैं। जनरली ऐसा बहुत कम होता है। और अभी देखो 25 दिसंबर को बड़ा दिन था। बड़ा दिन का मतलब 25 दिसंबर के बाद से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी ही होनी शुरू हो जाती हैं। जाड़ों में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। नहीं नहीं सॉरी, जाड़ों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। और गर्मियों में हम इंडिया की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, क्योंकि गर्मी में जब आप बाहर घूमते हो तो 7 बजे तक भी जो है उजाला ही रहता है। बट जाड़ों के टाइम पे देखो आप, जो है 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है ना। तो बहुत ही कम होता है कि अर्थ में बराबर दिन और बराबर रात रहे। तो इसीलिए अर्थ में दो दिन आते हैं जब अर्थ में डेज भी बराबर होते हैं 12 घंटे के, और रात भी 12 घंटे की होती है। तो उन 2 डेज को वी कॉल इट इक्विनॉक्स। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आता है 21 को। आप कभी भी नोटिस करेंगे, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहते हैं, इंडिया वाले, एशिया वाले सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही हैं। तो 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहती है। और सिमिलरली जो सदर्न हेमिस्फीयर वाले हैं, जो नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरफ रहते हैं, तो वो लोग ये कब विटनेस करेंगे, 23 सितंबर को उनके वहाँ इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। तो ये इक्विनॉक्स बोला जाता है इसको, इस फिनोमेना को। दिस इज़ नोन एज इक्विनॉक्स, क्योंकि उस दिन क्या होता है, अर्थ का जो इक्वेटोरियल वाला पोर्शन रहता है वो सन के बिल्कुल सामने रहता है ना। और अब क्या है, समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस। अब इस दिन देखो, जो अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा है, इसको बोलेंगे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है सन की तरफ इंक्लाइंड है, सन की तरफ झुका है। अर्थ जब मूवमेंट करती है तो इतना गोल गोल घूमती है कि कभी उसका बीच वाला हिस्सा सन के सामने रहता है, कभी उसका ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के सामने रहता है, कभी उसका क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर सन के सामने रहता है। आप लोगों ने जब कभी घर बनाते हुए मशीन्स देखी होंगी, एक मशीन आती है जब लिंटर पड़ता है ना, जो छत पड़ती है, तो उस छत का जो मसाला बनाने के लिए गोल गोल डमरू जैसी मशीन आती है, उसके अंदर जो मजदूर लोग होते हैं वो बहुत सारा रेत, बजरी, सीमेंट वगैरह डालते हैं। तो उसको हिलाना नहीं पड़ता, वो लाइट से, बिजली से, जनरेटर से अपने आप गोल गोल हिलता रहता है। तो अजीब अजीब से मूवमेंट करते हुए हिलता है। तो आप उसी को इमेजिन कर लो, तो हमारी अर्थ भी उसी प्रकार के अजीबोगरीब मूवमेंट करती है। तो एक तरीके से नहीं हिलती, कभी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को सन की तरफ इंक्लाइन कर देती है, कभी वो सदर्न हेमिस्फीयर को सन की तरफ इंक्लाइन कर देती है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ इंक्लाइन रहता है तो उस दिन 21 को समर सोल्स्टाइस होता है। समर सोल्स्टाइस का मतलब होता है हमारे लिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए, सबसे लंबा दिन। तो सिमिलरली जिस समय सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ इंक्लाइन रहता है, तो जितने भी सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जो दिन रहेगा वो रहेगा 21 दिसंबर। ये 21 जून है और सिमिलरली ये 21 दिसंबर है। तो 6 महीने का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ऐसे ही जो इक्विनॉक्स है उसका भी 6 महीने का डिफरेंस है। आप एक लर्न कर लो तो दूसरा आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। इन दोनों की डेट तो सेम है, बट इन दोनों की डेट में डिफरेंस है। तो इसके बीच में और इसके बीच में 6 महीने का डिफरेंस है। तो यही इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीजन चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब देखिए, मैंने आपको बताया था अर्थ की जो पोजीशन है वो बार बार चेंज हो रही है। जब भी ये रेवोल्यूशन कर रहा है तो अर्थ की पोजीशन भी चेंज हो रही है। जब अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के पास रहेगा, है ना, तो इतना टाइम है, ये करीबन 6 महीने का टाइम लगा लो। तो 6 महीने तक जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के पास रहता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम रहता है। कहने का मतलब, अगर हम काउंट करें मार्च से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 6 महीने इंडिया में गर्म रहते हैं। फिर उसके बाद अर्थ मूव करती है तो इसका जो है ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो अर्थ के पास आ जाता है, और हम लोग अर्थ सन के पास आ जाता है, और हम लोग जो हैं सन से दूर चले जाते हैं। तो तब हमारे कंट्री में हम लोग विंटर को विटनेस करते हैं। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 3 महीने हैं ये हमारे विंटर के महीने हैं। तो अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण ही क्या होता है, हम लोग सीजन का चेंज विटनेस करते हैं। नेक्स्ट लेसन इज लेसन 4, मैप्स। What is a map? Map is a representation or drawing of the Earth's surface or a part on a flat surface according to a scale.
जो अर्थ का जो ड्राइंग है ना, जब हम फ्लैट सरफेस पे करते हैं, हम पेपर पे तो बनाते हैं मैप, जितने भी मैप हम लोग काम करते हैं, पॉलिटिकल मैप हो या फिर फिजिकल मैप हो, तो एक प्लेन पेपर पे A4 शीट पे तो रहते हैं, बट उनकी जो मेजरमेंट रहती है बिल्कुल इक्विवेलेंट रहती है और बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन में रहती है। सपोज करो हमारी कंट्री का टोटल जोग्राफिकल एरिया जितना भी है 32,000 किलोमीटर है, तो हम इतना बड़ा पेपर तो नहीं ला सकते कि हम 32,000 किलोमीटर का बड़ा पेपर लाएंगे फिर इंडिया का मैप बनाएंगे उसके लिए। तो हम 32,000 किलोमीटर को 32 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दो, मतलब सेंटीमीटर में रिड्यूस कर दो, है ना। बट उतना ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने मैप को घटाया तो आपका जो है उत्तर प्रदेश छोटा हो गया, उत्तराखंड बड़ा हो गया, दिल्ली और बड़ी हो गई, है ना। तो दिल्ली जितनी छोटी थी उसी के प्रोपोर्शन में दिल्ली घट के 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अगर बड़ा स्टेट है, वो 10 सेंटीमीटर 10,000 किलोमीटर का था, तो वो उतना ही घट के 10 सेंटीमीटर रह जाएगा, है ना। तो सेम और इक्वल रेशो में उसको घटाना, फ्लैट सरफेस पे ड्राइंग बनाना, वो ही मैप है। व्हाट इज़ एटलस? एटलस और मैप में डिफरेंस है। मैप जो होता है आप देखते हैं उसमें एक किसी पर्टिकुलर कंट्री का मैप होता है या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ का भी मैप होता है, बट एटलस जो है पूरे हमारे अर्थ के जितने भी नेशंस होते हैं उन सब कंट्रीज़ को जब हम किसी फ्लैट पेज में या फिर किसी चार्ट पेपर में प्रिंट करते हैं, तो दैट इज़ एटलस। एंड एटलस इज़ व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर। एटलस बुक होती है एक्चुअली, है ना, उसमें जो है 50 60 70 80 अलग अलग प्रकार के मैप्स का कलेक्शन होता है। हम लोगों के स्कूल में जो है पहले जब हम पढ़ते थे तो एटलस बुक कंपलसरी होती थी, बट नाउ डेज आई डोंट सी एनी एटलस बुक विद द स्टूडेंट्स। अगर होती भी है तो पता नहीं कभी उनको फिल करते हुए मैं देखती भी नहीं। एटलस में पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग तो गेम खेलते थे कंट्रीज़ को ढूंढने का, एक्चुअली दैट इज़ ऑल्सो ब्रेन स्टॉर्मिंग और हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज वाला गेम है। तो ऐसे गेम खेलने से आप लोगों को बहुत सारी कंट्रीज़ को ढूंढने में ईजी हो जाता है। But nowadays people and student and children, they don't have such types of games. What is a physical map? Physical map क्या होता है? Map showing natural features like mountain, plateaus, plains, rivers, ocean, etc. Such map is known as physical map. अब इसमें देखो हमको कॉन्टिनेंट्स तो दिख रहे हैं बट कंट्रीज़ नहीं दिख रही है, हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, बिकॉज अब सा हर किसी को अपनी कंट्री का जो है शेप पता होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया यहाँ पर है, बट आप जो है अगर मैं आपको बोलूँ कि एशिया के बाकी कंट्रीज़ को बताओ तो थोड़ा सा हम लोग को मुश्किल हो जाएगा। तो जिस मैप में कोई कंट्रीज़ नहीं दिखाई जाती, बिल्कुल केवल माउंटेन दिखते हैं, जितना भी ब्राउन पोर्शन दिख रहा होगा मेरे ख्याल से वो माउंटेन है, जितना भी ग्रीन पोर्शन दिख रहा है इसका मतलब वो फॉरेस्ट है, जितना ब्लू पोर्शन दिख रहा है तो वो रिवर या वाटर है। तो ऐसे फीचर्स जिस मैप में दिखाए जाते हैं, तो सच अ मैप इज़ नोन एज अ फिजिकल मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल मैप? एक्चुअली जो जनरली हम लोग देखते हैं हर जगह वो पॉलिटिकल मैप ही होता है। मैप शोइंग जिसमें सिटी दिखाई जाती है, टाउन्स दिखाए जाते हैं, विलेजेस दिखाए जाते हैं, कंट्री स्टेट्स दिखाए जाते हैं, बट बाउंड्री के साथ। तो ऐसे मैप को वी कॉल इट पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ थीमेटिक मैप? अब थीमेटिक मैप क्या होता है? अ मैप शोइंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज रोड, रेनफॉल, फॉरेस्ट, इंडस्ट्री। जब हमने ज्योग्राफी पढ़ा था अपने स्कूल में तो ऐसे वाले मैप्स को भी बहुत करना पड़ता था कि इंडिया के रोड्स कौन सी सबसे लंबी रोड है, ट्रेन्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है, फॉरेस्ट इंडिया के कौन से पार्ट में है, रेन सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पे होती है ना, और रेड सॉयल, ब्लैक सॉयल, एलुवियल सॉयल, ये इंडिया के कौन कौन से पार्ट में मिलते हैं। तो ऐसे डेटा को जब हम मैप के ऊपर दिखाते हैं तो इस प्रकार के मैप को वी कॉल इट थीमेटिक मैप। What are the 3 components of map? मैप के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। देखिए हर जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पर दिखा रखा है ये डिस्टेंस है और डायरेक्शन भी होगा इसमें कहीं पर, एंड नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ लिखा रहता है, तो ऊपर का हिस्सा नॉर्थ दिखा रखा है। तो डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैप में मेंशन करना। इसके अलावा डिस्टेंस होता है, तीसरा क्या बोल रखा है इन्होंने, सिंबल। सिंबल अभी आपको आगे क्वेश्चंस में बताऊंगी मैं, सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज़ वाओ एजुकेशन सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर योर करियर एंड फॉर योर जॉब्स। और इसके कंटिन्यूशन के लिए बाकी जो फर्दर वीडियोस हैं उनको देखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब वाओ एजुकेशन।